प्राचीन भारत के इतिहास का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से डियर फ्रेंड्स हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर प्राचीन इतिहास से हम बात करें भाई आरआरबी ग्रुप डी की, एनटीपीसी या फिर एसएससी एग्जाम की या दिल्ली पुलिस की, तो कुछ चुनिंदा टॉपिक है जहां से कि एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता जो कि ऑलरेडी मैं आपको करा चुकी हूँ। देन जो हमने टॉपिक से क्वेश्चंस देखे हैं वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है, वैदिक सभ्यता में जो आर्य है वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से क्वेश्चंस हमने एग्जाम में देखे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, और कल की क्लास में हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कवर करेंगे। यही वो टॉपिक है जहां से घूम फिर के क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं, वैदिक सभ्यता को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें डियर, वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। क्या भाई, वैदिक सभ्यता को डियर फ्रेंड्स हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। ये 2 भाग कौन कौन से हैं, इनका टाइम पीरियड क्या है, चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें 1500 से 1000, 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो काल था उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं ऋग्वेदिक काल। यानी कि जो वैदिक सभ्यता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर कर पढ़ेंगे। एक तो हमें पढ़ना है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, जो दूसरा काल है हमारा वो हम पढ़ेंगे 1000 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ये काल, जो काल 2 भागों में हम विभाजित करके पढ़ रहे हैं, आखिरकार ये काल कौन कौन से थे, तो समझते हैं इसको भी। जो हमारा 1000 से लेकर 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक था, वो था हमारा ऋग्वेदिक काल। क्या भाई, वो है हमारा ऋग्वेदिक काल है ये। देन अगर हम बात करें 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये हमारा है उत्तर वैदिक काल। क्या भाई, ये हमारा है उत्तर वैदिक काल, ये आपने ध्यान रखना। भाई यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर भी हम साथ साथ ध्यान देते हुए चलेंगे। पूछ लेते हैं कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी। क्या वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी या फिर शहरी सभ्यता थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट शहरी सभ्यता लगा के आ जाते हैं। भाई जो वैदिक सभ्यता थी शहरी सभ्यता नहीं थी। यह कैसी सभ्यता थी, एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। और कैसी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देखा गया। वैदिक सभ्यता का जो डियर फ्रेंड समाज था, सोसाइटी थी, वो पितृसत्तात्मक थी। क्या थी, पितृसत्तात्मक, जिसे कि हम पितृ प्रधान भी कहते हैं। जहां पर राज किसका चलता है, भाई फादर साहब का चलता है। ऐसे जैसे फैमिली में प्रधान कौन होते हैं, किनके डिसीजन माने जाते हैं, फादर साहब के ही माने जाते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जो हमारी वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी, वो एक पितृ प्रधान यानी कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। क्या समाज कैसा था, पितृ प्रधान यह समाज था, पितृ प्रधान, आप ध्यान रखेंगे। जबकि अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो कई बार कंपैरिजन करके भी चीजें आ जाती है एग्जाम में। और हमारे साथ प्रीति मिस की लाडली जुड़ चुकी है और हमारे साथ सागर भी है। वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग। सभी अच्छे से वैदिक सभ्यता को समझेंगे। देन अगर बात करें कि भाई जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, तो हमने अच्छे से जाना था कि भाई वो तो शहरी सभ्यता थी। देन अगर हम बात करें कि भाई समाज कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का यानी हड़प्पा सभ्यता का, तो हमने जाना था कि भाई मातृ सत्तात्मक समाज था। देन अगर हम बात करें कि जो वैदिक सभ्यता थी यह किसके द्वारा निर्मित थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे भाई आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता ही, आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता ही क्या कहलाई, निर्मित जो सभ्यता थी, निर्मित सभ्यता क्या कहलाई, वैदिक सभ्यता कहलाई। सभ्यता क्या कहलाई भाई, यह वैदिक सभ्यता कहलाई। क्या ध्यान रखेंगे, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। अब पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि भाई आर्यों ने किसकी खोज की थी, तो आर्यों के समय में ही लोहे की खोज हुई थी। क्या भाई, लोहे की खोज किसके समय में हुई थी, आर्यों के समय में हुई थी। आर्य का मतलब क्या होता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बना है कि भाई आर्य का मतलब बताइए, आर्यों का अर्थ क्या होता है। आर्यों का डियर फ्रेंड्स अर्थ होता है
या मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। अर्थ आ जाए या मतलब आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा? आर्यों का मतलब सर्वश्रेष्ठ होता है, यानी कि ये खुद को क्या मानते थे? सर्वश्रेष्ठ मानते थे। और आर्यों की भाषा से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है। आर्यों की अगर हम भाषा यानी कि लैंग्वेज की बात करें तो कैसी थी? आर्यों की अगर भाषा भी नोट करेंगे। आर्यों की डियर फ्रेंड्स भाषा संस्कृत थी। क्या भाई? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। कैसी भाषा थी? आर्यों की भाषा संस्कृत थी। देन पूछ लेते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु क्या था? क्या भाई? आर्यों का प्रिय पशु अगर पूछ ले तो आर्यों का प्रिय पशु गाय था। क्या भाई? गाय था। ये आप ध्यान रखेंगे। क्या था? गाय था। और गाय गाय कैसा संकेत था? गाय डियर फ्रेंड्स समृद्धि का संकेत था। वैदिक काल में जो गाय थी वो समृद्धि का संकेत थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। गाय समृद्धि का संकेत थी। ध्यान देंगे। समृद्धि का संकेत क्या थी भाई? गाय थी। अगर भाई गाय की किसी ने हत्या कर दी है, क्या ध्यान रखेंगे? अगर गाय की किसी ने हत्या कर दी है तो उसको सीधा क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। अगर ध्यान देंगे वैदिक काल में अगर किसी ने गाय की हत्या कर दी है तो उसको क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। ये भी नोट करेंगे। गाय की हत्या पर क्या दिया जाता था? मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या ध्यान रखेंगे? गाय की हत्या पर मृत्यु दंड दिया जाता था। ये चीज आपने ध्यान रखना है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आर्य सबसे बसे थे। कुछ क्वेश्चन आपसे भी कर लेते हैं। आप हमें बताएंगे। हाँ जी, आज भाई देखिए, मुझे संडे संडे का समय देंगे। अभी जो हमारी ये पीपीटी है ना, इस पर थोड़ा सा वर्क बाकी है, जैसे कि लोगो वगैरह लगाना है। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग ये पीडीएफ कहीं पर शेयर नहीं करेंगे, आप खुद के पास रखेंगे। लेकिन आपको मैं पूरी गारंटी देती हूँ कि संडे तक सारी पीडीएफ मिल जाएगी और सेल्फ नोट्स भी आपको मेरे मिल जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा समय और देंगे डियर। ये क्लासेस यहाँ पर भी होती है, यूट्यूब पर भी आप सभी जानते हैं। और एप्लीकेशन को खुद हैंडल करना, सारे क्वेश्चंस खुद तैयार करना तो इतना इजी नहीं होता है। फिर पीडीएफ बनाना, बहुत सारी काम हो जाते हैं। लेकिन संडे अपनी कोई क्लास नहीं होगी तो संडे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी, इस बात से आप निश्चिंत रहेंगे, है ना? ओके, आप हमें बताएं भाई, आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? अगर आ जाए क्वेश्चन कि भाई ये बताओ, आर्य आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? कहाँ पर लिखे? यहाँ पर लिखे आर्य सबसे पहले कहाँ बसे। तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम पंजाब और अफगानिस्तान प्लस पंजाब और अफगानिस्तान में सबसे पहले आर्य बसे थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और मूल निवास कहाँ था? भाई आर्यों का अगर मूल निवास पूछ ले तो मध्य एशिया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आर्यों का जो मूल निवास था वो क्या था भाई? मिडल एशिया, यानी कि मध्य एशिया क्या था? इनका मूल निवास था। ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में अपने बैठा लेंगे। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट आपने नहीं रखना है। अगर बात करें कि भाई मुख्य व्यवसाय क्या था वैदिक काल में, मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय की अगर बात करें डियर तो यह पशुपालन और कृषि था। लिखते हुए चलेंगे। मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन प्लस कृषि। कृषि यानी कि एग्रीकल्चर यहाँ का वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। मनोरंजन के लिए क्या करते थे? शिकार करते थे। ध्रुत क्रीड़ा हो गया, घुड़दौड़ हो गया, रथ दौड़, ये यहाँ के मनोरंजन के साधन थे। देन अगर आपसे पूछ ले कि अर्थव्यवस्था किस पर बेस्ड थी? तो कृषि पर बेस्ड थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, वैदिक सभ्यता में सबसे प्रिय देवता कौन सा था? वैदिक सभ्यता में या आर्यों का सबसे प्रमुख प्रमुख या प्रमुख देवता कौन था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है। डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें कि वैदिक सभ्यता में प्रमुख देवता का नाम बताइए तो इंद्र थे। क्या ध्यान रखेंगे? इंद्र थे। और इनका कितनी बार वर्णन हुआ है? तो 250 बार वैदिक काल में इनका वर्णन किया गया। कितने बार? 250 बार। और हमने आरआरबी में, एनटीपीसी में देखा क्वेश्चन कैसे बना था कि इंद्र का दूसरा नाम क्या है, या इंद्र को और अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है। नोट करो, इंद्र को क्या कहा जाता है? पुरंदर भी कहा जाता है। और वर्षा का देवता और युद्ध का देवता भी कहते हैं। इंद्र को और क्या कहते हैं? वर्षा का देवता। अजय पूछ लेते हैं कि
वर्षा का देवता किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं, सूर्य को कहते हैं, वरुण को। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ओके मैम जी, चलिए आपको संडे को सारी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी, आप अभी अच्छे से क्लास को करेंगे। क्वेश्चन मैंने देखा है आरआरबी में भी, दिल्ली पुलिस में पूछ लेते हैं, पुरंदर किसको कहा जाता है? तो आप ध्यान रखेंगे इंद्र को कहा जाता है। युद्ध का देवता आ जाए तो भी इंद्र को कहा जाता है, और वर्षा का देवता आ जाए, क्या भाई युद्ध भी यहाँ पर, युद्ध का देवता भी किसे कहा जाता है? युद्ध का देवता भी इंद्र को ही कहा जाता है, और वर्षा का देवता भी किसको कहा जाता है? भाई इंद्र को ही कहा जाता था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये तो थी डियर फ्रेंड्स बेसिक इंफॉर्मेशन, जहां से कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए ये तो हमने बेसिक बताया, अभी स्लाइड के माध्यम से आपको सारी चीजों को हम डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं। चलो शुरू करते हैं भाई, स्लाइड के माध्यम से आपको समझाना। वैदिक सभ्यता वैसे मैं समझा चुकी हूँ, लेकिन अभी आप समझेंगे जो हमने पीडीएफ बनाई है उसके थ्रू, पीपीटी के थ्रू। भारत की सांस्कृतिक अतीत में योगदान दिया है। भाई वैदिक सभ्यता ने भारत के सांस्कृतिक अतीत में योगदान तो दिया है। वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में आई। हमने जान लिया वैदिक सभ्यता को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम पढ़ते हैं, या दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल हमारा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व था, और जो उत्तर वैदिक काल है हमारा 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था, वो हमने जाना। देन सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अगली जो बड़ी सभ्यता थी वो भाई कौन सी थी? वो हमने जाना, वो वैदिक एरा थी, यानी कि वैदिक सभ्यता थी। इस काल में चार वेद, इस काल में भाई चार वेद हमने जाना, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद लिखे गए थे। इसी काल में जो ये वैदिक काल था, इसमें जो चार वेद हैं भाई, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद, ये चारों वेद लिखे गए थे। देन बात करें जो उस काल के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। नेक्स्ट देखो वैदिक काल, इसमें वैदिक काल से लेकर राजपूत काल तक का अध्ययन किया जाता है। ये ऑलरेडी वैसे हम समझा चुके हैं आपको, लेकिन अभी आप और अच्छे से समझेंगे। वैदिक काल 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, और इसमें हमने आपको समझा ही दिया है वैदिक काल कहां से कहां तक था। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल पे। उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक माना जाता है। नेक्स्ट चलेंगे, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। ये हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। जब भी आप थ्योरी को थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं ना, फिर बहुत सारी जानकारी हमें मिल जाती है, और साथ साथ हम बताते हुए चल रहे हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वैदिक एरा से। ध्यान इस पे ध्यान दो। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसको बताया है? मध्य एशिया यानी कि मिडल एशिया को बताया। भाई आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। पूछ ले वैदिक सभ्यता को किसने निर्मित किया था? तो भाई आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वही क्या कहलाई? वैदिक सभ्यता कहलाई। और यह एक कैसी सभ्यता है? द्राविड़ सभ्यता है। ऑलरेडी यहाँ से क्वेश्चन बना है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछ चुके हैं। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो भाषा समूह को इंगित करता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे पूछ लेते हैं कि आर्यों की भाषा क्या थी? आर्यों की भाषा संस्कृत। नेक्स्ट देखेंगे भाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में देखो, इन्हें 5 भागों में बांटा गया था। पहला आप कुल ध्यान रखेंगे, दूसरा ग्राम ध्यान रखेंगे, तीसरा विश्व, चौथा जन, और फिर राष्ट्र। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। पूछ ले भाई जन के शासक कौन कहलाते थे? तो आप ध्यान रखेंगे राजन कहलाते थे। देन बात करें राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वरिष्ठ वरिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। जो समिति थी वो तो सामान्य जो जनता था उसका प्रतिनिधि करती थी, लेकिन जो सभा थी वो श्रेष्ठ, और जो सम्राट बड़े बड़े लोग थे भाई श्रेष्ठ थे, उनकी संस्था थी। देन इनके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इस
स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। पूछ ले क्या वैदिक काल में स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी? तो आपका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ले सकती थी। ऐसे ध्यान रखेंगे। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। पूछ ले भाई, युद्ध में कबीले का नेतृत्व लीडरशिप कौन करते थे? तो आपका आंसर होगा राजा करते थे। देन युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया। पूछ ले भाई, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग वैदिक काल में किया गया था? तो आपका आंसर क्या होगा? गविष्टि। क्या? गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया था। और जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। क्या भाई? जिसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है? गायों की खोज। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखो, 10 राज्य युद्ध का उल्लेख पूछ लेते हैं। यह क्वेश्चन कई बार हमने एग्जाम में देखा है। 10 राज युद्ध का उल्लेख किस ऋग्वेद के कौन से मंडल में मिलता है? तो आप क्या ध्यान रखेंगे? ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। आपको ऑप्शन दे देंगे 8वें मंडल में, 7वें मंडल में, 10वें मंडल में, ऐसे हमारे ऑप्शंस बनते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे 10 राग का जो युद्ध था उसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो यह युद्ध परुशूनी पूछ लेते हैं कि जो अभी वर्तमान में रावी नदी है उसका पहले नाम क्या था? तो परुशूनी के नाम से जानते थे। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं वैदिक काल से। देन पूछ लेते हैं कि 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तब आपका आंसर क्या होगा? परुशूनी यानी कि रावी नदी के किनारे लड़ा गया था। तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था जिसमें सुदास विजयी हुए थे। भाई अब जानते हैं उपनिषदों की संख्या। और बहुत बढ़िया भाई, अक्की एकदम अच्छे से आंसर करी है कि मैम 7वें मंडल में वर्णन है। वेल डन। ऐसे ही डियर आप आंसर देने का भी प्रयास करेंगे अगर आप भी क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, देन क्वेश्चन कैसे बनते हैं? डायरेक्ट पूछ से उपनिषदों की कुल संख्या बता दो। तो भाई उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। महापुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6 आपने ध्यान रखना है। ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। क्या भाई जो ऋग्वेदिक समाज था हमारा कितने वर्णों में विभक्त था? तब आपका आंसर क्या होगा कि भाई 4 वर्णों में विभक्त है। चलिए जानते हैं यह 4 वर्ण कौन कौन से। ध्यान देंगे। पहला जो वर्ण था वो था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, वैश्य, और फिर 4 नंबर पे याद रखेंगे शूद्र। क्या भाई? ऋग्वेदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। पहला जो वर्ग था वो था ब्राह्मण, जिसे कि सर्वश्रेष्ठ माना गया। क्या भाई? ब्राह्मण जिन्हें कि सर्वश्रेष्ठ माना गया। फिर क्षत्रिय, फिर क्या भाई? क्षत्रिय आया। फिर वैश्य आया, वैश्य। और लास्ट में जो जिन्हें सबसे निम्न माना गया वो कौन है? वो थे शूद्र। तो आप ध्यान रखेंगे। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। यह विभाजन कैसे था भाई? व्यवसाय पर आधारित था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। पूछ लेते हैं ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुषसूक्त का वर्णन मिलता है? ऑलरेडी हमारे एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तब आपका आंसर क्या होगा कि भाई 10वें मंडल में। देन इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्या भाई जो ब्राह्मण है वह परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांग से, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा किस में कहा गया? पुरुषोक्त में कहा गया ऋग्वेद के 10वें मंडल में। नेक्स्ट देखो भाई, आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। जो आर्य समाज था वो कैसा समाज था? पितृ प्रधान यानी कि पितृ सत्तात्मक यहाँ पर व्यवस्था थी। यह हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। देन समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार या कुल थी। देन जिसका मुख्य पिता होता था और जिसे कुलक कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछा गया। वैदिक काल हमें ऐसा लगता है कि भाई स्त्रियों का ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं होगा, लेकिन अच्छा खासा पार्टिसिपेशन था। जैसे स्त्रियां क्या इस काल में यज्ञ कार्य में भाग लेती थी अपने पति के साथ? तो बिल्कुल लेती थी। नेक्स्ट, बाल विवाह एवं प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर जो वैदिक काल था इसमें बाल विवाह का प्रचलन भी नहीं था और ना ही पर्दा प्रथा का प्रचलन था। विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। ये भी अच्छी परंपरा थी कि अगर उनके पति की मृत्यु हो गई है और देवर है तो उनसे विवाह स्त्री कर सकती। नेक्स्ट देखिए भाई,
जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। ऑलरेडी यह क्वेश्चन ना हमने सिर्फ एनटीपीसी में देखा, आरआरबी ग्रुप डी में देखा, दिल्ली पुलिस, इवन यूपी टीसीएस जैसे एग्जाम में भी यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आजकल तो देखिए अविवाहित होने का चलन सा चल गया, कोई भी विवाह करने के पक्ष में ही नहीं है। स्पेशली गर्ल्स, जैसा कि ये समाज चल रहा है आजकल, गर्ल्स इंडिपेंडेंट होना चाहती है, अपनी लाइफ को जीना चाहती है और बहुत सारी कंडीशंस को देखे वो विवाह के इतने पक्ष में नहीं है। आए दिन आप न्यूज चैनल पर जो आंकड़े निकल कर आए हैं वो यही कहते हैं कि आजकल स्त्रियां शादी के हक में नहीं है, जितना उनके साथ एक्सप्लॉइटेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो उस करके बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन पहले जो जीवन भर अविवाहित, जो महिलाएं विवाह नहीं करती उनको अविवाहित कहा जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को वैदिक काल में क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया, क्या पता आगामी एग्जाम में पूछ लिया जाए। देन जीविका अर्जन करने के लिए वेदांत पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय को कहलाते थे। ये चीज भी ध्यान रखेंगे। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। पूछ ले कि भाई आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था, तो सोमरस था। देन बात करें, वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, वास, अधिवास और उष्ण नीश। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। यहाँ से हमने इतने क्वेश्चन नहीं देखे तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और पूछे जा सकते हैं उन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। एप्लीकेशन पर यही है कि पढ़ाना डिटेल में है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ पीवाईक्यू के माध्यम से कि जो चीजें एग्जाम्स में पूछी गई हैं, जो पूछने की संभावना है वो पढ़ेंगे, है ना। बेफालतू की चीजें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ध्यान देंगे। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन, जैसे कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछ लेते हैं कि भाई आप ये बता दो आर्यों के मनोरंजन के क्या मुख्य साधन थे। अभी जैसे वर्तमान समय में आपसे पूछ ले कि भाई ये बता दो वर्तमान समय में जो इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन के क्या साधन है, तो हम क्या बताएंगे कि भाई इंस्टा है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, इन्हीं से हमारा मनोरंजन होता है। आजकल वो दौर कहाँ है। बचपन में जैसे भाई गलियों में खूब घूम रहे हैं, सुबह निकले शाम को आ रहे, कंचे बजा रहे हैं, दौड़म भागी खेल रहे हैं, छुपा छुपाई खेल रहे हैं या गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। तो अब वो दौर नहीं है। अब तो बच्चों के हाथ में फोन है, इंटरटेनमेंट के तौर पर वो क्या देखते हैं, या तो गेम्स में लगे रहते हैं या फिर शॉर्ट्स देखते हैं, यूट्यूब पर इंस्टा चला लेते हैं। तो ये आजकल मनोरंजन के साधन है। ऐसे ही वैदिक काल में भी मनोरंजन के साधन होते थे। तो पूछा गया है आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे, तो भाई संगीत था, संगीत बहुत पसंद होता था, रथ दौड़ था, घुड़दौड़ था, ऐसे ऐसे मनोरंजन के साधन थे। और धूत पीड़ा था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय से भी हमने एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से याद कर लो। आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? एक तो पशुपालन ध्यान रखेंगे और दूसरा एग्रीकल्चर था। अर्थव्यवस्था किस पर बेस थी? एग्रीकल्चर पर बेस थी। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। भारतीय परमाणुवाद का जनक किन्हें कहा जाता था? तब आप आंसर लगा के आएंगे, कणाद को कहा जाता था। नेक्स्ट देखो भाई, गाय को अघन्य कहा गया। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि भाई गाय को क्या कहा गया है, तो अघन्य कहा गया है। न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या या उन गाय को घायल करने पर क्या दिया जाता था? भाई राजा के द्वारा उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए आगे लिखा भी गया है, गाय की हत्या करने वाले या उन्हें उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्यु दंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का जो प्रिय पशु था भाई घोड़ा था, एवं सर्वाधिक, देखिए प्रिय पशु 2 थे, एक तो प्रिय पशु है, एक सर्वाधिक प्रिय होता है। जैसे बेस्ट फ्रेंड होते हैं ना, एक तो भाई बेस्ट फ्रेंड है, एक बेस्टीज बेस्ट फ्रेंड है। तो बेस्ट फ्रेंड तो ठीक है, कभी बात हो चल जाती है, लेकिन जो आपका रियल में परम मित्र होता है, अगर उससे बात ना हो तो नहीं चलता है। तो ऐसे ही है, आर्यों का जो प्रिय पशु था वो घोड़ा था, लेकिन मुख्य आ जाए या सर्वाधिक प्रिय पशु आ जाए तो आप गाय लगाएंगे, और प्रिय देवता आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? इंद्र लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थ
की भूमि निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित नदियों में सरस्वती सबसे पवित्र मानी जाती थी। पूछ ले कि भाई ऋग्वेद में सबसे पवित्र जो रिवर है वो किसको मानते थे, तो सरस्वती आपने ध्यान रखना है। ऋग्वेद में गंगा, गंगा का एक बार, ये पूछ लेते हैं ऋग्वेद में गंगा का कितने बार प्रयोग हुआ है, सिर्फ एक बार हुआ है। यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ। यह क्वेश्चन ऑलरेडी हमने एनटीपीसी में आरआरबी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में देखा कि भाई ऋग्वेद में ये बताओ यमुना रिवर का प्रयोग कितनी बार हुआ है, तो आप आंसर लगाएंगे 3 बार। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सबसे प्रिय जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी वो सिंधु ही थी, तो सिंधु का तो कई बार प्रयोग होना लाजमी भी है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के इस स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राज सूर्य यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की वजह जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। देखिए ऋग्वेद काल में क्या था, काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय पहले व्यवसाय पर बेस था, जो जाति था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जन्म के आधार पर होने लगा। पहले कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण किया जाता था। सिंपल सा आप ऐसे याद करेंगे, ऋग्वेदिक काल में जो जाति का निर्धारण था वो कर्म के आधार पर होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जाति का निर्धारण होने लगा। नेक्स्ट देखो, सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया। भाई क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, पूछ लेते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तब आपका आंसर क्या होगा, मुंड को उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य तो 2 हैं, पूछ लेते हैं कितने महाकाव्य है, आपका आंसर होगा 2। एक तो महाभारत है और दूसरा क्या है, रामायण है। अच्छा, महाभारत को किसने लिखा और रामायण को किसने लिखा? रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और महाभारत किसके द्वारा लिखा गया था, वेद व्यास जी के द्वारा। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है कि ये बताइए महाभारत का पुराना नाम क्या था। महाभारत का डियर फ्रेंड्स पुराना नाम जय संहिता। क्या ध्यान रखेंगे, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। 2-3 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बताइए, तब आपका आंसर क्या होगा, महाभारत। आई होप सबने महाभारत और रामायण तो देखी होगी। गोत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं। गोत्र नामक संस्था का जन्म कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में बैठा लेंगे। नेक्स्ट देखो भाई, वैदिक काल की नदियों को जानते हैं। वैदिक काल की नदियां, उनका मतलब पुराना नाम और नया क्या नाम है उसको जानते हैं। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम देखो, जो सिंधु रिवर थी उसका वर्तमान नाम क्या है, सिंधु के नाम से भी वैसे जानते हैं। वित्त सता प्राचीन नाम और अभी क्या है, झेलम है, झेलम। सुवस्तु इसको स्वाद कहा जाता है। गोमती इसको गोमल कहा जाता है। सदा नीरा गंडक, विपाशा को व्यास कहा जाता है और क्रूप को कुर्रम कहा जाता है। देन बात करें भाई कुभा को काबुल कहा जाता है। दृष्टवती इससे नहीं पूछा जाता है। परुशूनी भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमने कई बार एग्जाम में देखा है। परुशूनी मतलब रावी नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो ध्यान रखेंगे परुशूनी, ठीक है। देन ये भी सतलज का भी पूछते हैं। सतलज नदी का वैदिक काल में नाम क्या था, सतुद्री। देन चिनाब भी बहुत महत्वपूर्ण है, अस्किनी ध्यान रखेंगे। और सोहन से नहीं पूछा जाता, व्यास ध्यान रखो। विपाशा क्या, व्यास विपाशा, ये वो महत्वपूर्ण नदियां हैं जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पे चलेंगे। वैदिक साहित्य में सर्वाधिक चर्चा में रही जो नदी है वह सिंधु है, क्योंकि यह यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सबसे महत्वपूर्ण नदी वैदिक काल में कौन सी थी, तो आप सीधा सा क्या आंसर लगाएंगे कि सिंधु रिवर थी। क्या, सिंधु रिवर। नेक्स्ट देखेंगे वैदिक काल के देवता। भाई चलिए वैदिक काल के देवताओं पर मूव करते हैं। वैदिक काल के देवताओं से भी अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सर्वाधिक जो प्रिय देवता था वो तो इंद्र था। अब आप जानो यह सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। देखिए इंद्र
पूछ लेते हैं वैदिक सभ्यता में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तब आपका आंसर क्या होगा, इंद्र थे। इनकी रचना 250 बार हुई, हम बता चुके हैं पहले। इन्हें युद्ध तथा वर्षा का देवता कहते थे। और पुरंदर भी किसको कहा जाता था, इंद्र को ही कहा जाता था। अच्छे से समझ के करना है, समझ के कर लो। रट के करना है भाई, रट के याद कर लो। ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ना सिर्फ एनटीपीसी में, हमने एसएससी में भी देखा, यहाँ तक स्टेट लेवल पीसीएस, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के मैं भाई पेपर सॉल्व करती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तभी जब मैं पढ़ाती हूँ मेरे दिमाग में चलता रहता है, यार ये क्वेश्चन तो वहां पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो यहाँ पूछा गया था, क्या पता आगामी एग्जाम में भी पूछ ले। तो सभी बच्चे निश्चिंत होकर क्लास को देखेंगे। देन अग्नि की बात करें भाई, अग्नि, इसकी चर्चा 200 बार हुई थी। पूछ लेते हैं वैदिक सभ्यता में अग्नि, अग्नि की कितनी बार चर्चा हुई है, 200 बार, 250 बार, 300 बार। तब आपका आंसर क्या होगा भाई, 200 बार। देन वरुण, वरुण वायु का देवता। सोम जंगल के देवता। पूछ लेते हैं जंगल के देवता कौन थे, इंद्र थे, सोम थे, विष्णु थे, ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई जंगल के देवता तो सोम थे। देन तूफान के देवता भी थे भाई, तूफान के देवता मारुत। जैसे मारुति गाड़ी होती है ना, तूफान की तरह भागती है, ऐसे ध्यान रखो कि तूफान के देवता आएंगे ना, तो आप गाड़ी से ध्यान रखेंगे मारुत। क्या भाई, तूफान के देवता मारुत, आप सभी ध्यान। रौद्र, रौद्र मतलब कि भाई इसका तो रौद्र रूप है, मतलब कि गुस्से वाला, क्या ध्यान रखेंगे, रौद्र। यह सबसे क्रोध वाले देवता है, इन्हें पशुओं के देवता कहा जाता है। पूछ ले कि भाई ये बताओ पशुओं के देवता किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, रौद्र को कहा जाता है। या पूछ ले कि क्रोध वाले देवता कौन थे, तो रौद्र बोलते हैं ना, यार इसका तो रौद्र रूप है, बहुत ही भयानक रूप है, तो ऐसे ध्यान रखना है। देन बात करें विष्णु, संरक्षक एवं पालनकर्ता। विष्णु संरक्षक और पालनकर्ता के देवता थे। देन पूषण की बात करें तो पशुओं के देवता, पूषण पशु, पूषण पशु, ऐसे याद कर लेंगे कनेक्ट करके। गविष्टि, गविष्टि का अर्थ कई बार पूछ लेते हैं, गविष्टि, और ये टफ लेवल का क्वेश्चन है कि भाई ये बताओ गविष्टि का अर्थ क्या है, तो हम इसको भी जान लेते हैं। गाय के लिए किया गया युद्ध, जो वैदिक सभ्यता में सबसे ज्यादा युद्ध थे ना, वो गाय के लिए ही राजा करते थे। तो ये ध्यान रखेंगे, गाय को सबसे महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि गाय स्मृति का प्रतीक था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे भाई। आप ये समझ लो, अगर गाय को किसी ने हार्म कर दिया, चोट पहुंचा दिया या हत्या कर दी, तो या तो उसको देश निकाला दे दिया गया, या फिर उन्हें डायरेक्ट मृत्यु दंड की सजा दी जाती थी। तो देख लो कितनी महत्वपूर्ण गाय थी। तो गौ से गवष्टि है, और गा से ही क्या ध्यान रखेंगे, गाय, ऐसे याद कर लेंगे। जहां पर डियर फ्रेंड्स थोड़ा ट्रिक की आवश्यकता होगी ना, तो वहां पर हम ट्रिक से चलेंगे। देखिए हमें एग्जाम पास करना है, चाहे हम रट के करें, समझ के करें। अलग अलग कैटेगरी के हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कुछ बच्चों की ना आदत होती है वो रट लेते हैं, तो कुछ टीचर्स या आस पड़ोस के उनको भाई ये तो रटूत होता है, तो क्या हो गया, जब वही स्टूडेंट एग्जाम क्रैक कर लेगा, कोई ये नहीं पूछेगा रट के किया है, समझ के किया है, ट्रिक से किया है। बस हाथ में जब रिजल्ट होगा ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी। तो अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कोई रट के याद कर लेता है, किसी की रट्टा पावर बहुत अच्छी होती है कि भाई वैदिक सभ्यता को ऐसे रट लेंगे, ये टाइम पीरियड है, 2 भागों में विभाजित है, आर्य यहाँ बसे थे, ऐसे करके याद कर रट लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो थोड़ी सहजता वाले, विरल वाले, वो ना समझ के ही करेंगे। जैसे वैदिक सभ्यता उसको समझेगी क्या थी, कब इसका टाइम पीरियड था, कितने भागों में विभाजित थी, कैसी सभ्यता थी, लोहे, अच्छा लोहे से परिचित हो गए थे तब। वही हड़प्पा सभ्यता तो ग्राम शहरी थी, यू ग्रामीण कैसे थी, यू तो बाद की सभ्यता थी, तो इसको तो शहरी। तो ऐसे करके वो अंडरस्टैंड करके चीजों को करते हैं। हालांकि ये भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप समझ के करते हैं ना, तो लंबे समय तक याद कर पाते हैं। लेकिन वो लंबे समय तक तभी याद रह पाता है जब आपको उसको रिवाइज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ट्रिक ठोक लेते हैं। अब जैसे हमने कि भाई ग से तो गवष्टि है, और गा से हम याद रखेंगे गाय के लिए किया गया युद्ध। गवष्टि का अर्थ आते ही हमारे ध्यान में रहेगा, भाई मैडम ने समझाया था ग से गवष्टि और गा से गाय है, तो गाय के लिए किया गया युद्ध गवष्टि कहलाता है। सीता का अर्थ भी हमने देखा है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। सीता का अर्थ हल से जोती गई जमीन पर बड़ा निशान। क्या भाई, सीता का अर्थ क्या था, हल से जोती हुई, हल से जोती गई जमीन पर बड़ा निशान को क्या कहते थे, क्या कहते थे। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट क्या है, सिंधु सभ्यता। और भाई अब
वैदिक सभ्यता में एक बार कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में नहीं करते थे भाई, साइंस में अधिकतर ऐसा होता था, कंपैरिजन करके चीजों को कर लेते थे और हमें अच्छे से याद हो जाता था। चलिए इसको समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी थी? भाई नगरीय सभ्यता थी। कैसी? नगरीय। और हमारी वैदिक सभ्यता कैसी है? हमारी वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जो हड़प्पा सभ्यता का समाज था वो कैसा था भाई? बहुत बड़ी बात है, पहले समाज मात्र सत्तात्मक था, मतलब कि माताएं रूल करती थी, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। लेकिन जो वैदिक समाज था वो कैसा हो गया? वो भाई पितृ सत्तात्मक समाज, यानी कि पिता ही प्रधान होते। प्रमुख पशु यहाँ का बैल था हड़प्पा सभ्यता का। और अगर वैदिक सभ्यता में आते हैं तो प्रमुख पशु क्या हो जाता है? प्रमुख पशु हमारा गाय हो जाता है। नेक्स्ट, नियोजन। यहाँ की ना जो व्यवस्था थी बहुत ही नियोजित थी। देन यहाँ की बात करें तो सामाजिक नियोजन यहाँ पर था। देन युद्ध से परिचित नहीं थे भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग। पूछ ले क्या युद्ध से परिचित थे या नहीं? तो नहीं, हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। लेकिन यहाँ के लोग युद्ध से परिचित थे और जो अधिकतर युद्ध हुए वो गाय के लिए युद्ध होते थे वैदिक सभ्यता में। कांसे की खोज की थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, कांसे की खोज की थी। और अगर हम वैदिक सभ्यता में आते हैं तो लोहे की खोज की। भाई पूछ लेते हैं कि ये बताएं लोहे की खोज कब हुई थी वैदिक सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में? ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हमने तो आपको हड़प्पा सभ्यता में पढ़ाया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे और तलवार से परिचित नहीं थे। लेकिन जब हम वैदिक सभ्यता में पहुंचते हैं तो हमने जाना कि भाई वैदिक सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। ठीक है, लोहे की खोज कब हुई थी? वैदिक सभ्यता में। यहाँ का जो व्यापार था, अगर हम हड़प्पा सभ्यता के व्यापार की बात करें तो यहाँ का व्यापार था कृषि और व्यापार, एक दूसरे से व्यापार करते थे। और यहाँ का सेम है, कृषि तो सेम है, लेकिन यहाँ का जो और व्यवसाय था वैदिक सभ्यता का वो क्या था? पशुपालन था। नेक्स्ट, पूजा किसकी करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे और भाई मातृ देवी की पूजा करते थे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वैदिक सभ्यता में भाई इंद्र महत्वपूर्ण देवता थे, इंद्र की सर्वाधिक पूजा की जाती थी। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की वैदिक सभ्यता का टॉपिक। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। एक एक चीज को हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और हमने आपको ये भी बताया कहाँ कहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये समझ के पूरी क्लास करके वैदिक सभ्यता से किसी प्रकार का डाउट नहीं रहने वाला है। इस क्लास को डियर आपको 2 से 3 बार देखना, एक बार में चीजें याद नहीं होगी। आई नो थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, एंशिएंट हिस्ट्री है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन आप क्लास को अच्छे से करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। पीडीएफ की बात, आई नो आप लोगों को क्यूरियोसिटी है कि मैम पीडीएफ कब मिलेगी। वैसे तो मैं यही सजेशन करती हूँ डियर, आप लोग पेन पेपर का यूज करो। जब भी आप लिखते हैं ना चीजों को, आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। और जब एग्जाम में जाएंगे ना तो आपको ध्यान रहेगा कि यार ये नोट्स तो हमने तैयार करे थे और उस पेज पे हमने ये लिखा था। इवन ऐसी तैयारी हमारी हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चों को लिखना नहीं पसंद होता है और चाहे आप पीडीएफ ना पढ़े, लेकिन सबको ये रहता है मैडम पीडीएफ। तो यह दुविधा भी आपकी संडे को सॉल्व हो जाएगी। सारी पॉलिटी की पीडीएफ और ये अपना हिस्ट्री की कल जैन धर्म बौद्ध धर्म करेंगे। एक दो और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो खत्म करा के एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और फिर मंडे से हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू कर देंगे। क्योंकि डियर जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वही करेंगे और जैसे एग्जाम नजदीक आएंगे तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपकी सारी प्रैक्टिस करा दूंगी। ठीक है, ऐसे हम तैयारी करेंगे। इनवैलिड चीजों को नहीं पढ़, एग्जाम क्रैक करने का आप मंत्र समझिए। क्या पढ़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्या चीजें हमें छोड़नी है। सारी चीजें पढ़ने लायक नहीं होती है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने आने। अब सच बताऊं, मैंने आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू सॉल्व करे, मैंने देखा प्राचीन इतिहास से भाई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। लेकिन मेरा दायित्व बनता है, मैं आपको एप्लीकेशन पर पढ़ा रही हूँ तो मैं डिटेल में चीजों को कराऊं, लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। और अगर मैंने एक दो देखा भी क्वेश्चन तो वो मैंने देखा हड़प्पा सभ्यता से पूछ लिया या वैदिक से पूछ लिया या जैन धर्म बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये करेंगे। लेकिन मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं, 2-3 प्रश्न पूछे गए हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत अच्छी संख्या एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस में पूछी जाती है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पे पूरा अच्छे से टाइम देंगे। बाकी इनको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हम आपको कवर करा रहे हैं।
किसी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप मुझे ऑफलाइन कमेंट कर देना। वैसे तो संभावना नहीं छोड़ती हूँ मैं जब आपको समझाती हूँ कि आपके माइंड में किसी प्रकार की, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा स्टूडेंट कहाँ अटक सकता है। मुझे पता है भाई टाइम पीरियड इतने अच्छे से याद नहीं होता है। अब आपसे पूछ लें कि भाई ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड बताइए, तो भूल जाएंगे बहुत सारे बच्चे। लेकिन आप अच्छे से क्लास को करेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीजें भी आपकी टिप्स पे हो जाएंगी। मुझे पता है इंद्र से एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं कि भाई इंद्र को और किस नाम से जानते थे, अंदर किसको कहा जाता है। अब हमने कभी पढ़ा ही नहीं या हमने रिवीजन ही नहीं करी, तो हम तो भूल जाएंगे ना। तो आप ध्यान रखेंगे भाई इंद्र, इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता है, वर्षा का देवता, युद्ध का देवता इंद्र को ही कहा जाता है। 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। तो ऐसे ही आपको चीजों को याद करना है। और सबसे बेस्ट तरीका आज आपके साथ शेयर करूं, आप अपनी किसी भी बहन को ले ले, जो भी आपके घर में बहन नहीं है तो कजन को ले ले, आपके पास आते होंगे, या जो भी आस पड़ोस में कोई कंपटीशन की तैयारी करे उन्हें बैठा ले, और आज फिर उनको बोले कि चल भाई आज मैं तुझे वैदिक सभ्यता बताती हूँ कैसे। ऐसे ऐसे कैजुअली तरीके से उन्हें बताना है। जब आप दूसरों को बताते हैं ना, तो आप में कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको बताते बताते बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। और जहां पर आप अटकेंगे कि यार ये मैं कैसे अटक गई, ये तो मैंने अच्छे से याद करेगा, फिर आप आएंगे नोट्स को देखेंगे। तो ऐसे आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना। और जब आप कंपटीशन वाले बच्चों को चीजें बताएंगे, दो चार चीजें तो उन्हें भी पता होगी, तो वो बोलेंगे कि बहन तुझे ये नहीं पता, भाई तुझे ये नहीं पता, तो उनसे भी आप सीखेंगे। तो ऐसे आपको ग्रुप में भी अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना होगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आई होप आप अच्छे से समझ पाए होंगे। मैंने आपको पहले लिख के समझाया, ये बेसिक मैंने आपको बताया जहां से कि एग्जाम में क्वेश्चन आया, फिर स्लाइड के माध्यम से आपको समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं रात को यूट्यूब पर आपको 9 बजे। जय हिंद, जय भारत।